नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक पुरानी जापानी मूवी है दोस्तों, एक जापानी फ़िल्म है। उसकी जो कहानी है मैंने हाल ही में सुनी और मुझे सच में बहुत ज़्यादा उससे सीखने मिला। तो मैं आपको वो कहानी बोलता हूँ और उसके बाद हम उससे क्या सीख सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो वो कहानी कुछ इस तरीके से है दोस्तों। एक बेटा है और उसके पिताजी हैं, वो दोनों जंगल में रह रहे हैं दोस्तों। और वो इस तरीके से जंगल में रह रहे हैं जहाँ पर दुनिया के साथ इनका कुछ भी वास्ता नहीं है। मतलब ये जंगल में ही ये पूरी तरीके से निर्भर है। और उसी तरीके से जैसे आदिवासी लोग जीवन जीते हैं वैसे ही ये ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये आदिवासी नहीं है। कुछ कारण के वजह से उस पिताजी को अपने बेटे को उस जंगल में लाना पड़ा और किसी कारण के वजह से वो उनका जो रिश्ता है समाज के साथ वो पूरी तरीके से टूट गया है। और वो भी खुद नहीं अपने बेटे को समाज में लेकर जाना चाहते या फिर शहर में लेकर जाना चाहते। तो इसी तरीके से वो जो बेटा है उसके मन में बहुत सारे सवाल है, लेकिन बचपन से इसी तरीके से उसने ज़िंदगी जी है। उसके लिए यही लगता है कि यही जीवन है, इसी तरीके से मुझे पापा के साथ रहना चाहिए, इसी तरीके से उसके विचार है। तो वो दोनों इसी तरीके से जीते हैं। और उस किसी कारण के बस उसकी जो माँ है वो उसको छोड़कर चली गई है और उसके बारे में डायरेक्टली दिखाया नहीं है, लेकिन वो दोनों ही बाप बेटे उस जंगल में रह रहे हैं। जंगल का छोटा मोटा वो काम वहाँ पे करते हैं, लकड़ी तोड़ने का, और उसी तरीके से जैसे उनको फल या फिर सब्जियाँ वगैरह वो करते हैं उस तरीके से उनका पेट भर जाता है। तो इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी एक शांत जैसे चल रही है। लेकिन एक बार क्या होता है दोस्तों, जंगल में एक बेटी और उसकी माँ जो एक होती है वो लोग रास्ता भूल जाते हैं। और वो दोनों वहाँ पर उस जगह पर आते हैं और वो कहते हैं कि हम रास्ता भूल गए हैं और बारिश भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा सा शेल्टर यहाँ पर एक दिन के लिए आप थोड़ा सा आसरा देना, हम कल सुबह चले जाएंगे। तब उसके जो पिताजी होते हैं बेटे के, वो तुरंत मान जाते हैं और वो एक दिन रहते हैं। और ये जो लड़की होती है दोस्तों वो उस लड़के के हम उम्र की होती है, इसलिए पहले इसने कभी भी किसी लड़की को या फिर औरत को देखा नहीं होता। उसकी पूरी ज़िंदगी इस जंगल में ही गुजरी होती है उस बेटे की, इसलिए वो उस लड़की पर थोड़ा सा आकर्षित हो जाता है। उसके सामने तो वो दिखाता नहीं है, लेकिन जब वो सुबह यहाँ से चले जाते हैं फिर भी इसके मन में उसका ही ख्याल आता है। और इसके जो पिताजी होते हैं उसको पता होता है उनको कि ये उसके बारे में सोच रहा है, क्योंकि नई जब चीज़ें ऐसे हमारे सामने आती है तब हम उसको तुरंत भूल नहीं पाते। तो उसी तरीके से उस लड़के के साथ बातें होती है। बाद में उसके जो पिताजी होते हैं वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम जिन चीज़ों के पीछे जाना चाह रहे हो ये अच्छी बात नहीं है तुम्हारे लिए। तो फिर भी वो जो बेटा है दोस्तों वो इन सारी चीज़ों में बहते जाता है। और उसको भी पता चलता है कि ये जब जैसे माँ और बेटी आई थी यहाँ पर, वो वहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होंगे। दुनिया में बहुत दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई होगी, इसलिए अच्छा है कि मैं शहर ही चला जाता हूँ, ऐसे उसके मन में विचार आते हैं। लेकिन उसके पिताजी उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि ये माया है, हम जहाँ पर ज़िंदगी जी रहे और वो वहाँ पर ज़िंदगी जी रहे, इसमें हम ही कहीं ना कहीं उनसे खुश है। तुम मेरी बेटा बात मानो, तुम इन सारी चीज़ों में मत बहने की कोशिश करो। लेकिन जवानी की बोलते हैं ना, एक वो उसी तरीके से इंसान का खून उसी तरीके से होता है उस वक्त कि हमें लगता है कि मैं पूरी दुनिया को दुनिया से लड़ लूँगा। इसी तरीके से उसका वो एज होता है और वो पिताजी को बिना बताए वहाँ से भाग चला जाता है। और क्या होता है दोस्तों, इसके पिताजी शांति से अपनी ज़िंदगी जैसे पहले चलाते थे वैसे ही चलाते हैं। इनको भी अपने बेटे के लिए बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वैसे वो चलाते हैं। बाद में कुछ सालों के बाद दोस्तों वो जो बेटा है वो कहीं ना कहीं उस लड़की को वहाँ पर ढूंढ लेता है शहर में, और उससे वो कहता है उसको मिल कर, और उनकी मेल जोल उसका बढ़ जाता है और दोनों में प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी करते हैं। और वो शादी करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि वो अपने पत्नी को लेकर अपने पापा के पास आता है। पापा उससे बात करते हैं बहुत ही अच्छे से वगैरह, और बाद में वो मिलकर फिर से अपने शहर में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो जो बेटा है डरा सहमा 1-2 साल के बाद फिर से ऐसे अपने पापा के पास आता है। और पापा एकदम डर जाते, तुम ऐसे क्यों यहाँ पर आ गए हो। तब वो अपने पापा को गले लगाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि आप सच कह रहे थे पापा, ये दुनिया बस माया है। मैं यहाँ पर आपके साथ एकदम शांति भरा जीवन जी रहा था, क्या मुझे ऐसे ख्याल आई कि मैं इस तरीके से मैंने वहाँ पर जाने का फ़ैसला किया। और क्या हुआ कि उसका उस लड़की के साथ जो शादी हुई थी उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो लड़की जो थी किसी और एक इंसान के पैर में पड़ गई और इसका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में उस लड़की को मार डाला था। और वैसे भागते भागते पुलिस से भागते भागते वो वहाँ पर पहुँचा था। बाद में इसके पिताजी ने कहा कि हमने अगर तुमने किसी की जान ली है तो तुमने बहुत बुरा कार्य किया है, इसलिए तुम्हें सज़ा उसकी मिलनी ही चाहिए। तुम शहर पे जाओ और सरेंडर कर दो पुलिस के सामने, जो भी तुम्हें देश हमारा सज़ा देगा उसको तुम्हें माननी चाहिए। तो उस तरीके से वो अपने पापा की बात मानता है दोस्तों, और बाद में वो चला जाता है। और बाद में क्या होता है कि उसको सज़ा कुछ मिलती है, उसको लाइफ ऑफ प्रिजन की ऐसी सज़ा मिलती है, लेकिन अच्छे वर्तणूक के वजह से कुछ सालों के बाद दोस्तों उसको जेल से छोड़ा जाता है। सारी चीज़ों को देखा जाता है कि उसने उसके साथ इतना बुरा क्यों किया वगैरह, और बाद में कुछ सालों के बाद उसको सज़ा के बाद छोड़ दिया जाता है। और बाद में अपने फिर से पापा के पास वो आता है। इन सारी चीज़ों में बहुत साल गए होते हैं, इसलिए उसके जो पापा थे वो एकदम आखिरी स्टेज पर एकदम बूढ़े हो गए होते हैं। और तब वो दोस्तों क्या करता है
अपने पापा के पास जब वो आता है तब उसके पापा बोलते हैं कि तुमने अपने जीवन में मेरी बात नहीं मानी बेटा, लेकिन अपने जीवन में तुम एक बात समझना कि तुम कहीं भी रहो, इस माया पर अगर तुम्हें कंट्रोल करने नहीं आया तो तुम ऐसे ही मतलब जीवन को बर्बाद कर दोगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को समझो और जीवन में आगे बढ़ो। ऐसी जो बातें थी उस बेटे के लिए सच में ये अनमोल थी, क्योंकि उसने बचपन से देखा था कि एक बहुत ही अच्छी सी उसकी ज़िंदगी थी, शांति भरी, जहाँ पर वो मेडिटेशन करते थे, भगवान का पाठ करते थे। वो सच में उससे बहुत खुश था और उस जीवन को उसके अर्थ भी था, ऐसे उसको लग रहा था। लेकिन बाद में ये सारी चीज़ों ने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद ही कर दिया था। और बाद में कुछ कालांतर के बाद दोस्तों उसके पिताजी जो थे इस दुनिया से चले जाते हैं। बाद में ये बेटा इसी तरीके से सोचता है कि मैं अब आगे क्या करूँ, कैसे इस दुनिया से जीऊँ। और बाद में कुछ सालों के बाद ये होता है दोस्तों कि वो जो बेटा है उसका, वो शहर में जाकर किसी एक अनाथ मतलब बच्चा जो एक रास्ते पे पड़ा होता है, उसका कोई भी नहीं होता, ऐसे एक अनाथ बच्चे को उस जंगल में लाता है अपने घर पे और उसकी परवरिश करता है। और कहीं ना कहीं ये जो कहानी है पहले की जैसे अब बन जाती है, जहाँ पर वो एक मतलब एक बड़ा इंसान अपने बेटे को संभाल रहा है, वैसे ही ये अब उसके मतलब पापा की उम्र का हो गया है ये लड़का उनका, और उसके साथ वैसा ही बेटा है जैसे ये पहले छोटा बेटा था। और वह उस बच्चे को अच्छी परवरिश दे रहा है, अच्छा ज्ञान दे रहा है और उसके साथ ज़िंदगी जंगल में बिता रहा है। तो इस तरीके से ये कहानी थी। सच में एक छोटी सी एक बात दिखाई है, लेकिन फिर भी वो कितनी बड़ी है दोस्तों। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है। बहुत बार हमारा यही होता है दोस्तों, मेरा खुद भी ऐसे हुआ है और आपका भी ज़रूर हुआ होगा। आपने ऐसे सोचा होगा, किसी की अच्छी ज़िंदगी देखो, किसी को अच्छा खुश देखो, तो हमें वही लगता है कि वो खुश है, हमें यही लगता है कि मैं कितना दुखी हूँ। ज़रा सा किसी को मतलब प्लेन में जाते समय देखा या फिर कोई अच्छे कार से जा रहा है तो हमें यही लगता है कि इसकी ज़िंदगी कितनी खुश है। लेकिन ऐसे आप ज़रा भी मत समझो, हो सकता है कि आज हमारे मन में जो समाधान है उसका 1% भी समाधान उस सामने वाले इंसान के सामने मतलब उसके जीवन में ना हो। इस तरीके से मतलब ये लड़का जैसे मतलब बाहर वो खुशियाँ ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि उससे करोड़ों गुना खुशी से आज वो ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन एक लोभ के वजह से वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में बहते जा रहा है। ऐसे जो पल है हर एक इंसान के जीवन में आते हैं। ऐसे वक्त में मतलब ऐसे समझदार जो लोग हैं दोस्तों, उनकी बातें सुनना, उनको मतलब समझ के लेना, अपने जीवन में अपने आप को संभालना, ऐसी जो बातें हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हर एक इंसान को मतलब कहीं ना कहीं दुनिया से कटकर ही अकेले में जीवन जिताना होगा, एक सन्यासी के जैसे। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर मतलब दुनिया में रह के भी हमें कहीं ना कहीं एक सन्यासी जैसा सोचना होगा। मेरा सब कुछ है लेकिन फिर भी मेरा कुछ भी नहीं है उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के मतलब सिवा, क्योंकि मैं आखिर में उस तक पहुँचने वाला हूँ। मैं वहाँ पर जाते समय वो मेरे कहीं ना कहीं साथ होने वाला है। इस तरीके से आप अगर जिएंगे तो इस दुनिया की माया में आप अटकेंगे नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने भी वही कहा है कि तुम मतलब पानी में जैसे कमल पुष्प होता है उस तरीके से हमें ज़िंदगी जीने होगी। हाँ, पानी तो है, उस पानी में ही वो ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन फिर भी वो पानी से पूरी तरीके से अलिप्त है। इस तरीके से हमें जीवन में मतलब आगे बढ़ना होगा। तो ये बहुत मतलब बड़ा ज्ञान देने वाली मुझे कहानी लगी, इसलिए मैं आपके सामने रखा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।